अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कनेक्टेड पाकिस्तानी शो और मैं हूं आपका होस्ट मोनिम रिजवी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है साहिल अदीम। पाकिस्तान की काफी जानी पहचानी शख्सियत हैं। लोग इनको बिहेवियर ट्रेनर कंसल्टेंट के हवाले से जानते हैं। कॉरपोरेट लेवल पे ये मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स देते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं। तो बगैर किसी ताखीर के आज के हमारे गेस्ट मिस्टर साहिल अदीम साहब को अपने शो में खुशामदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साहिल भाई, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त टाइम निकाला और आप मेरे साथ मेरे शो में लाइव मौजूद हैं। सर थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। जजाकल्ला। अच्छा साहिल भाई, मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को जरा अपने बारे में बताएं कि साहिल अदीम साहब कौन है, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, इस्लामाबाद में। और मैं एक रिसर्चर हूँ। और माय आई एम नॉट रियली गुड इन इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। ये असल में ना इतना ज़्यादा दौर हो चुका है अपने बारे में, अपनी सीवी बताने का, कि मुझे अजीब सी शर्म आती है अपने बारे में बताने की। कितनी डिग्रियां ले चुका हूँ मैं, कितने सालों से कितने कारनामे मैंने तीर मार लिए। आई थिंक आई एम जस्ट अनदर स्टूडेंट। आपकी तरह पाकिस्तानियों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस की तरफ आओ, खुदा का वास्ता है। अपनी तरफ से जो पुरानी चलती हुई रीत आ रही है हमारी, कि जैसा चलता रहे वैसा ही चलता रहेगा, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोच के मैयार बुलंद करने के लिए कंपनी खोली है, उसका नाम है सोर्स कोड। उसका बाकायदा मिशन ही है कि वी हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग। सो व्हेन एवर समबडी आस्क मी कि अपना इंट्रोडक्शन दें, ताकि आप बता सकेंगे कितनी साइंस में पढ़ चुके, कितने कितने सालों से आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कितने सालों से एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, मुझे मुझे बहुत शर्म आती है ये बताते हुए। अजीब, इट्स नॉट इन मी टू स्टार्ट punching, resume points to people. So I think people should understand कि हर इंसान, अगर मैं पढ़ सकता हूँ और मैं साइंस में जा सकता हूँ और मैं सोच की उस प्रिज्म को देख सकता हूँ, तो कोई भी देख सकता है। एंड आई थिंक स्पेशली आवर मदर्स एंड आवर फादर्स शुड स्टार्ट टू रियलाइज कि बच्चों को किस तरीके से तबाह कर रहे हैं वो, सिर्फ इसलिए कि वो सोचना बंद कर दिया उन्होंने और जो चलता आ रहा है उसी को चला रहे हैं। सो इस रीत को तोड़ने के लिए इंशाल्लाह ये वाला सेशन भी कारामद होगा। इसी नीयत से आए हैं हम दोनों इधर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी ये चीज बात की, इसी बात से आगे निकलेंगे। कि आपने कहा कि सोचने की सलाहियत जो है ना वो हम लोगों ने खतर दी है और हमारी कोशिश होती है बच्चों पे इम्प्लीमेंटेशन की जाए। नहीं बेटा, तुमने यही करना है, नहीं तुम्हारे वालिद ये करते थे, दादा ये करते थे, तो तुमने भी इस चीज को आगे लेके चलना है। तो और बच्चा अगर किसी और फील्ड में जाना चाहता है तो हम उस पर थोप दिया जाता है कि नहीं नहीं आपने ये करना है, ये हमारी खानदान की जो है ना वो साख खराब कर। तो इस तरह की थिंकिंग को किस तरह चेंज किया जा सकता है रिगार्डिंग टू योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट? ये हम कब चेंज करेंगे अपने बच्चों के अंदर? और अगर इसके साथ साथ आप पहले इस पर बात करने, नहीं तो फिर वो मैं किसी और जगह पे जो है ना वो चला जाऊंगा। लेकिन ये सोचना जो है ना, ये नफ्सियाती अमर है। ये कोई बीमारी नहीं है जब लोग सोचते हैं कि जो चल रहा है बस उसको चलते रहने दो। मगर ये बीमारी का की एक सब तमाम बीमारियों की असल में ना इस वक्त यही वजह है। बिकॉज इसको जिस वजह से इंसान इस सतह पे पहुंचता है कि ये सोचना शुरू कर दे कि यार मैंने खुद कुछ नहीं करना ना सोचना है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं इस वक्त माशरे के पास, उसी में रह लूँ, एडजस्ट कर लूँ, बड़ी बात है। बेसिकली ये एक साइकोलॉजी, सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत जरूरी है साइकोलॉजी। मगर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके इर्तिका के लिए बहुत बड़ा मसला है। तमाम तर जो लोग जो आपके आसपास होते हैं, आपके खानदान होते हैं, आपके स्कूल टीचर, आपके कजन्स, क्लास फेलोज, ये सारे मिलके एक खास आबो हवा की निशानदेही करते हैं कि बस ये पानी का धारा है, इसमें अगर आना है तो फिर इसी तरीके से चलना पड़ेगा। तो माँ बाप जो हैं वो डर जाते हैं अपने बच्चों के लिए। सबसे ज्यादा वो बुज़दिल और डरपोक होते हैं। वो कहते हैं यार ज्यादा चांस लेंगे तो रिस्क है, लीडर ना बना दें बच्चे, लीडर बन गया मेरा बच्चा तो रिस्क है। इससे बहुत बेहतर है कि वो फॉलोअर ही बनता रहे, जो चल रहा है वो चलाते रहे, उसमें रिस्क तो नहीं है ना, एटलीस्ट लोग तो एक्सेप्ट करेंगे। सो ये इंतहाई निचली सत्ता की सोच होती है। मगर ये उन्हीं को पता चलता है कि वो सोच की सतह ऊंची है या नीची है, जिन्होंने सोचने का अमल शुरू किया होता है।
जिन्होंने अमल नहीं शुरू किया होता तो वो इसी तरीके से खसो खशाक की तरह सैलाब के ऊपर बस बह रहे होते हैं। सो बाद में अगर वो रोएं बैठ के कि लीडर हमें ऐसे मिलते हैं, कोई इमरान खान को रोता है, कोई नवाज शरीफ को, कोई जरदारी को, कोई कहता है कि कोई इस्लाम के हालात नहीं है, कोई कहता है कि बद इखलाकी फैल गई है, रेप फैल गए हैं, चोरी और रिश्वत फैल चुकी है, उन लोगों को फिर कंप्लेन करने का हक नहीं होता। एक तरफ वो कहते हैं जो चल रहा है वो चलते रहने दो, अपने बच्चों को उसी धारे में डालते हैं, और बाद में बड़े होकर रेपिस्ट बनते हैं, जानी बनते हैं, चोर बनते हैं, डाकू बनते हैं, सियासतदान बनते हैं, और उस हर तरह की पावर में, चाहे वो छोटे से कस्टम्स का ऑफिसर हो, चाहे पार्लियामेंट हाउस में एमएनए हो, सारे अपने अपने अपनी अपनी पावर को इस्तेमाल करके करप्शन ही की तरफ गामजन होते हैं, उसके बाद हम बैठे रो रहे होते हैं। सो एक एक मतलब जब तक एक शऊर की सतह आएगी नहीं एक माँ बाप के अंदर, स्पेशली माँ के अंदर, तब तक कोई चेंज नहीं लेके आ सकती। ना नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बदलना है, ना इमरान खान ने। पाकिस्तान को अगर बदलना है तो एक अम्मी ने बदलना है या एक अब्बू ने बदलना है। वो एक डिसीजन लेगा कि भाई मैंने अपने बच्चों को लेके जाना है, तो एक नया रुख निकालना पड़ेगा मुझे इस धारे में से। वरना ये सारे लोग जितने भी आए हैं, ये जो मोटरवे पे रेप हुआ है, ये कोई कोई वीनस से नहीं आया, ये जुपिटर का कोई बशिंदा नहीं था, ये हमारे मुल्क का ही बशिंदा था, हमारे घरों में से पैदा होके पलते हैं और बड़े होके ऐसे काम करते हैं। बस मसला यही था, उनके माँ बाप ने कहा नॉर्मलाइज कर दो इसको बचपन में, स्कूल में, खानदान में, कि जो चल रहा है वो चलते रहने दो, तो फिर उसके बाद ये मामलात होते हैं। सही। अच्छा सर, आप क्योंकि बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट हैं और बिहेवियर के ऊपर आपने काफी काम किया हुआ है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा एग्जैक्टली बिहेवियर साइकोलॉजी है क्या? बिहेवियरल साइकोलॉजी होती है कि ग्रुप को, जमात को या फिर फर्द को, दोनों को किसी भी सिचुएशन में जब आप देखते हैं, और कोई ऐसा वाकया उसके साथ ऐसा होता है जो कि उसको एक रिएक्शन के लिए जो है वो मजबूर करता है, तो वो किस तरह का रिएक्शन देगा वो स्टडी करना, उसको परसीव करना और उसको ऑप्टिमाइज करना बिहेवियरल साइकोलॉजी का काम होता है। वो देखते हैं कि एक फॉर एग्जांपल अचानक टैक्स बढ़ा दिया जाए तो किस लेवल के ऊपर करप्शन आएगी, किस लेवल के ऊपर चोरी आएगी। ये पूरी जमात है, मतलब एक ग्रुप के ऊपर टैक्स बढ़ा है ना, पाकिस्तान पे फॉर एग्जांपल टैक्स बढ़ा दिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियरल मैट्रिक्स, किन किन जगहों के ऊपर दिमाग जो है, नफ्सियात जो है वो असरअंदाज होती हैं, असर असर करती हैं इंसान के रवैये पे, और वो कहाँ से इनपुट लेता है और कौन सी जगह पे आउटपुट वो रजिस्टर करेगा। ये मतलब कंट्रोलिंग द होल प्लैनेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बिहेवियरल साइकोलॉजी है। मगर कंट्रोल तभी आएगा जब पता होगा कि मशीन में बटन कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, फिर मशीन का जो है ना वो मैनुअल किधर पड़ा हुआ है। सो ये सारा का सारा जो है ये बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंदर, उसकी किताब के अंदर ये छुपाया गया है। अब वो कितना आपने स्टडी किया है वो डिपेंड करता है, कितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कितने कर चुके हैं इस वक्त तक के साइंसदान, आज तक के जितने भी 350 साल से लगे हुए बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, और आपने कितनी गहरी नजर से मुशाहिदा किया है, और कितने ज्यादा आपके पास एम्पिरिकल एविडेंस हैं जो टेस्टेड हैं, प्रूवन है लैब्स के अंदर, कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर, कि बिहेवियर ऐसे ही होता है। अगर एक खास सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को या एक खास जेंडर को या खास हायरार्की को अगर एक एक वाकया पेश आ गया तो वो कैसे रिएक्शन देगी उसका, चाहे वो इंफरादी तौर पे हो चाहे वो इज्तिमाई तौर पे हो। तो इसकी तशखीस जो है ना वो उसको बिहेवियरल साइकोलॉजी कहते हैं। और सही। बाद में इसीलिए अच्छा मैं कह सर, रहा था कि माँ बाप अभी जो है आपने वो अगर बच्चों को ट्रीट जी नहीं जी जी करेंगे एज एज कॉन्शियस ह्यूमन बींग्स, तो उन बच्चों का बिहेवियर ही बता रहा हूँ मैं। ये रेप जो है बिहेवियर है, चोरी बिहेवियर है, करप्शन बिहेवियर है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी की जो जड़ है वो माँ बाप के पहले 12 साल होते हैं, जो बच्चा पहले 12वें साल कुछ अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट करता है, वही बड़े होकर भी 85 साल तक वही काम करता है फिर बाकी। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो शुरुआत जो है वो जड़ से ही होती है, वो बुनियाद से होती है। और बुनियाद में अगर हम 12 सालों में उस बच्चे को या उस बच्ची को प्रॉपरली हम उससे टाइम दें और उसका उसकी साइकोलॉजी इफेक्ट्स पे काम करें, तो शायद हम अच्छी कौम जो है वो पैदा कर सकें। अच्छा, आपने अभी वो बात की मोटरवे वाली, तो मेरे जहन में एक और सवाल आ गया, बल्कि याद आया, डोपामाइन। ये भी एक जो है इसका साइकोलॉजी से बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो ये डोपामाइन होता क्या है हमारे लोगों को, जरा अगर आप बता दें, क्योंकि आपकी फील्ड है।
मेरी भी थोड़ी रहनुमाई हो जाएगी और हमारे सुनने वाले दोस्तों की भी रहनुमाई हो जाएगी। लेकिन डोपामिन एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, उस पानी को कहते हैं जो दिमाग के उस सेंटर से मुंसलिक है। हमारे दिमाग जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें पानी से बनाया है, और पानी का मतलब है डिफरेंट हार्मोन्स और केमिकल्स हैं हमारे जो दिमाग के अंदर चलते फिरते हैं हर वक्त। वो हमें फिर बताते हैं, वो डिटरमिन करते हैं, वो फैसला करते हैं कि किस तरह का बिहेवियर शो करेगा इंसान। हर तरह के बिहेवियर के पीछे अलग तरह का पानी है, वो केमिकल है, दैट हार्मोन। उनमें से एक हार्मोन जो है ना वो डोपामीन है। अब डोपामीन का जो टेक्निकल काम है वो बहुत बहुत टेक्निकल है, उसके लिए इस तरीके से सेशन में नहीं समझ आएगी किसी को, मगर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि जितनी भी तहरीक है इंसान की जिस्म के अंदर, तहरीक, वो तहरीक डोपामीन के थ्रू आती है। उसके अलावा कोई तहरीक नहीं है। बाकी के सारे चीजें जो हैं वो रिएक्शनरी होते हैं। वो कोई वाकया आपके साथ हो गया तो उसके रिएक्शन में जो काम केमिकल निकलेगा वो बाकी के सारे केमिकल्स वो हैं। मगर जो तहरीक का केमिकल है ना, इनिशिएटिव लेता है, जो मोटिवेटर है आपका, जो काम शुरू करवाता है आपसे, जो किसी भी किस्म की मूवमेंट शुरू करवाता है, वो डोपामीन है। तो आपको रेप से डोपामीन का जो लिंक है ना आपने जो लगाया, वो बड़ा टेक्निकल लेवल पे है। लोगों को ये पूरी साइंस समझानी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा कि आपने ये रेप के साथ डोपामीन का लफ्ज क्यों बोल दिया। मगर वो डोपामिनर्जिक रिएक्शन ही था, जिस बंदे ने रेप किया था वो अपने डोपामीन की वजह से ही रेप किया था। उसमें कोई शक नहीं है मुझे। मगर अ, मतलब मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर कमिटेड बिकॉज ऑफ डोपामीन। और इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास डोपामीन है वो क्रिमिनल है। बस इसका ये मतलब है कि उसको, जिसको कंट्रोल नहीं करा, जिसको माँ बाप ने सही ट्रीट नहीं किया हुआ बचपन से। और जो आप कह रहे हैं ना बुनियाद बचपन में पड़ती है, ये बुनियाद नहीं है खाली, ये बहुत पिटा हुआ लफ्ज है बुनियाद। लोग इसको सीरियस नहीं लेते। मैं आपको आसान करके बताऊं, जो पहले 12 साल तक, चलें 14 साल तक कर लें सेफ साइड पे, पहले 14 साल तक जो इंसान ने नफ्सियात बना ली हैं, बाकी के 94 साल वो वही नफ्सियात चलाता है और चेंज नहीं करता। 40वें साल तक उसके पास एक चांस होता है, वो चांस ज्यादातर लोग लेते नहीं है अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने का। इतनी कॉन्शियस थिंकिंग होती है मुल्क में तो ये हालात ना होते। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो पहले 14 साल में होता है, वही पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है ना इस वक्त 60 साल के जो बुजुर्ग हमारे पार्लियामेंट हाउस, बाकी के महकमात में और कंपनी के सीईओ हैं, वो अपने पहले 14 साल की साइकोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत ये उसी उसी लेवल पे डोपामीन के सेंटर रजिस्टर हुए हैं। जो आपने मुझसे पूछा है ना कि डोपामीन है क्या, वो एक टेक्निकल साइंस है। वैसे आपको बता दिया मैंने मोटा मोटा कि जो जितनी भी इंसानी जिस्म के अंदर तहरीक होती है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं नौकरी कर लूँ, या मैं बाहर जाऊं, घर जाके काम करूं, मुंह हाथ धो लूं, यहाँ तक कि उठ के सुबह उठ के बिस्तर से निकलूं कि ना निकलूं, ये भी डोपामीन बताती है। जितनी भी तहरीक है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो जिस बंदे के डोपामिनर्जिक रिएक्शन जो है ना वो स्लो कर दिए गए हैं माँ बाप की तरफ से, वो घर बिस्तर से नहीं उठ सकता बेचारा। या फिर वो किसी ऐसी जगह पे लेथार्जी शो करता है जहाँ पे जान तक अपनी गवा बैठता है। इसके बहुत सारे जो है लेवल्स हैं। मैंने आपको बहुत जनरल करके बता दिया, बिकॉज इस तरह लाइव सेशन के ऊपर डोपामीन किसी को समझ आएगा नहीं। और जैसे ही मैं डोपामीन या कोई भी केमिस्ट्री का सेशन शुरू करता हूँ, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है ना वो बेसिकली तैयार नहीं होती। साइंस की तालीम होती नहीं है हमारे पाकिस्तान में किसी की। तो जब भी डोपामीन या कोर्टिसोल, यू नो कोई भी, मैं अब केमिकल के नाम भी नहीं लूंगा ना फिर, क्योंकि वो फिर लोगों को ट्यून आउट कर देते हैं कि ये हमें क्या बता रहे हैं, एग्जैक्ट। कौन सी साइंस खोली आज तक। और जो आज तक नहीं सुनी इसका मतलब है उनके दिमाग कहते हैं गलत है, जो आज तक सुना है वही ठीक है। ये हालात है हमारे मुल्क के। तो मेरे पास मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी डोपामिन की जो है ना वो आसान अल्फाज में स्पेशली अम्मियों के लिए स्टडी है कि बच्चे का आईक्यू बढ़ाना कैसे है, ड्रॉप कैसे करना है, बच्चे को क्रिमिनल कैसे बनाते हैं। पूरी वीडियो का टाइटल ही हमारे ऐसी कि एक बच्चे को क्रिमिनल बनाने की, 5 साल में एक बच्चे को क्रिमिनल बनाने का तरीका। वो तरीका जो है वो डोपामिन के सेंटर्स को एनहेंस करना है। एक बच्चे को सारी उम्र के लिए नाकारा करने के लिए क्या कौन से 10 अमाल है जो हम कर सकते हैं। सही। बिल्कुल मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया। इसके अंदर कुछ फीलिंग्स का जो आता है अनासिर, वो भी शायद डोपामिन के ही है। जो हमें फीलिंग आती है वो भी उससे, उसका भी कनेक्शन जो है वो डोपामिन से ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, हर फीलिंग जो है ना वो डिफरेंट केमिकल से आती है। आप मुझे फीलिंग बताएंगे तो मैं आपको केमिस्ट्री उसकी बता दूंगा। सही। नहीं, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहा था, वो जो मोटरवे वाला सीन हुआ, मैं उस उससे रिलेट कर रहा था इसको।
नहीं, मुझे बताएं उसमें कौन सी आपने फीलिंग के कैसे, मैं काफी कंफ्यूज हूँ। आपने ना एकदम डायरेक्टली रेप के ऊपर डोपामीन का आपने टैग लगा दिया। थोड़ा सा मुझे समझाएं, आप क्या समझे हैं वो रेप से डोपामीन को? नहीं, मैंने टैग नहीं लगाया, साइड में टैग नहीं लगाया। वो एक्चुअली आपने बात की तो उस बात से बात मेरे जहन में एक सवाल है, तो मैंने आपसे पूछा। आप बताएं ना ये मुझे, वो मैं नहीं था समझ रहा कि हूँ। जी जी। देखें, दो साइंटिस्ट बैठ के वो मैं बात कर आपको रहे हैं। बता। जी हाँ, वो मुझे बताएं जरा। मैं चाह रहा हूँ ताकि लोगों को ना, सुनने वाले, हाँ उनको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए कि ये रेपिस्ट ने किया क्या है। और आपके घरों में, मेरे घर में, हमारे बेटे कहीं रेपिस्ट तो नहीं प्रिपेयर हो रहे। ये बहुत बड़ा मामला है, ये आखिरत का मामला है। लोगों को समझ ही नहीं आ रही इस बात की। और दवाइयां पिलाई जा रहे हैं, जहर की शीशियां दी जा रहे हैं बच्चों को, और जहर वो डोपामीन को मैं कह रहा हूँ। फिर वो बड़े होके जब वो ये पूरा का पूरा कारनामा कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ होगा। वो हुआ नहीं होगा, उसने रेपिस्ट का जो केमिस्ट्री है ना, वो 20-25 साल की मेहनत से बनती है। वो एक दिन उसको अचानक ख्याल नहीं आता कि मैं एक औरत का रेप कर दूंगा। ये 20-25 साल पुराना कारनामा है, जो शुरू हुआ था उसकी अम्मा से या अब्बा से, जो उन्होंने बेतरतीबी किस्म के मामला किए थे। वो बड़े होकर तब रेपिस्ट बना है। एक जो डाकू होता है वो बचपन से तैयार किया जाता है। ये जो राशि होते हैं, ये बचपन से तैयार किए जाते हैं। ये अचानक नहीं, इनको रात को ख्वाब आती कि सुबह उठ के मैं राशि हो जाऊंगा। ये जो थ्रेश होल्ड होते हैं ना, बर्दाश्त के मामलात जो होते हैं, ये आपके बेंच मार्क्स जो होते हैं कि क्या आपने मेरिट सेट किया अपनी मोरालिटी का, ये बचपन से सेट किए जाते हैं। कोई भी क्रिमिनल अचानक क्रिमिनल नहीं बनता। जो स्पेशली हमारे माशरे में जो क्राइम्स हो रहे हैं, ये अचानक क्राइम नहीं हुए। ये हमारे माँ हो, हमारे बाप हो, मैं भी बाप हूं ना। ये मैं जिम्मेदार हूं कि मैं अपने बेटे को या बेटी को किस तरीके से परवरिश करूं। आई एम प्रिपेयरिंग क्रिमिनल्स। मैंने आपसे कहा ना, ये वीनस से या जुपिटर से नहीं आते, हमारे घरों से निकलते हैं सारे क्रिमिनल। ये 70 साल से जो पार्लियामेंट हाउस में हम भर रहे हैं ना, मुजरिमीन, वो हमारे ही घरों से निकलते हैं। जिनकी शक्लें नहीं देखी जाती, मगर वो हमारे लीडर हैं। जिनकी अकलें जो हैं वो उससे 8-8 9-9 साल के बच्चे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, मगर वो हमारे लीडर हैं। 70 साल से हम भर रहे हैं ना। ये बहुत बड़ा मामला है, आपको समझने की जरूरत है, स्पेशली ऑडियंस को, कि ये इनकी अम्मी और इनकी अब्बू के ऊपर जिम्मेदारी है। ये आपकी और आपकी बेगम के ऊपर, मेरी और मेरी बेगमात के ऊपर, कि भैया ये जो है ना, ये बच्चे किस तरीके से पाले। कितना बड़ा रिएक्शन शुरू किया था। न्यूक्लियर रिएक्टर बनते बनते कितना टाइम लगता है, बिल्कुल इसी तरीके से अपने बच्चे के दिमाग के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल किया। अब वो या जनाब बनेगा, या इकबाल बनेगा, या वो क्रिमिनल बनेगा। रास्ता बीच में से कुछ नहीं है। आपने जो बटन, इतनी पावर होती है एक अम्मा और अब्बा के पास, एक वालदैन के पास, इतनी बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर के बटन होते हैं, वो बस गलत चला देते हैं तो सही होता सही। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आपने कहा कि 14 साल 16 साल, 14 साल कर लें कि हमने 14 साल बच्चे की इस तरह परवरिश की है कि वो आगे जाके इस तरह का रिएक्शन करता है, तो वो हम उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। है। पहले तो बच्चे की जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है ना, बच्चे की नफ्सियात, इसका कोर्स किए बगैर लड़कियों की शादी करना बंद कर देना है। सबसे पहले तो ये काम है। लड़कों की भी, मगर लड़की बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है ना। माँ के पास ज्यादा इजारादारी होती है बच्चे की केमिस्ट्री की। तो जो जहेज के लिए आप फ्रिज और टीवी और गाड़ियां खरीदते हैं ना, उससे बहुत बेहतर है कि बच्चे, लड़कियों को चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स कराया जाए, उसको ब्रेन एनाटमी बताई जाए कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसके साथ पहले 5-7 साल कौन से क्राइम्स जो हैं वो हर माँ पाकिस्तानी करिए, तुमने नहीं करने। वो क्राइम्स कौन बताएगा? वो इल्म बताएगा ना। देखें, जब मेडिकल साइंस नहीं आई थी, तब भी तो सर्जरी होती थी ना। आपको पता है इस बात का? उस वक्त सर्जरी पता है कौन करते थे? लोकल हजाम सर्जरी करते होते थे पूरी दुनिया में। ये जो बाल काटते हैं ना, ये हजाम सर्जरी भी करते होते थे। ये गुर्दे की भी सर्जरी करते थे। ये दिल की भी सर्जरी कर देते होते थे। ये यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, इवन एशिया में भी ये मामला थे। ये अब हम क्यों नहीं जाते हजाम के पास सर्जरी करवाने? क्योंकि हमें इल्म आ गया है कि मेडिकल साइंस में पूरी टेक्निक है, गलत नस काट दी बंदा मर जाएगा, या एटलीस्ट वो उस जाया हो जाएगा अगर गलत नस काट दी। इसलिए कोई भी बंदा अपने घर पे बैठ के जितनी मर्जी दवा दारू करे, कभी सर्जरी नहीं करता अपने बच्चों की। क्योंकि सर्जरी करने की जो जो साइंस है, वो सबके दिमाग तक पहुंच चुकी है। मगर माँ बाप नफ्सियाती सर्जन जो है ना, वो बने फिरते हैं। लड़की 18 साल की हो गई या लड़के की 50,000 की नौकरी हो गई, अचानक उसको ब्रेन सर्जन भी बना देंगे कि अगली नस्ल की नफ्सियात का साइकोलॉजिस्ट ये है। ना उसको अलिफ पता है साइकोलॉजी की, ना उसको साइंस का पता है, ना बायोलॉजी का पता है। स्कूल में भी उसने सिलेक्टिव स्टडी करके पर्चों में चीटिंग करके पास हुआ था। उसको तो यही नहीं पता कि उसके बच्चे के ब्रेन के और वो जो है ना हिस्से कितने।
वो छोटे से इन्फेंट के साथ क्या काम है जो नहीं कर सकते, जो किया तो सारी उम्र के लिए डैमेज हो जाएगा। मैं आपको नाम नहीं लेता होता पर्सनैलिटीज के, मगर मैं क्रिकेट में भी, सियासत में भी, ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर भी, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनको अस्पतालों में होना चाहिए, मगर वो डिसीजन मेकिंग की फील्ड के अंदर बैठे हुए काम कर रहे हैं, और गदर मचाया हुआ उन्होंने। बाकायदा डॉक्यूमेंटेड पेशेंट्स हैं। कोई भी मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट बैठ जाए और 5 मिनट लगा ले उन उन लोगों के साथ जिनके साथ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल रोल में है। कुछ को तो बाइपोलर डिसऑर्डर है, लिटरली बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसकी इवन साइंस ने भी कह दिया हमारे पास दवाई नहीं है यार, इसको सेडेट ही कर सकते हैं बस। मगर ऐसी ऐसी पोजीशन पे 22-22वें ग्रेड के ऊपर बैठे हुए हैं लोग। वो कैसे कैसे पता चलता है कि ये कैसे शुरू हुआ है? हमें तो पता होता है, माओ और बापों ने किया होता है उनके साथ ये सारा काम। मगर शनाख्त करने वाली बात यह है कि एक बंदा बाइपोलर का पेशेंट है और वो इस वक्त डायरेक्टोरियल लेवल के ऊपर डिसीजन ले रहा है, मुल्क के भी और बोर्ड्स के भी और कंपनीज के भी, घरों के भी। तो कैसे उसको अस्पताल क्यों नहीं लेके जा रहा? बिकॉज जो लोग उसके अफेक्टेड हैं उनको पता ही नहीं है कि ये बेचारा बीमार है। लिटरली these people are suffering from ignorance, and that's why they are under that patient, जिसको अस्पताल में रस्सियां बांध के बिस्तर से ना हम बांधते होते हैं अस्पतालों में, कि इस लेवल की एग्रेशन आ गई है इसके अंदर। मगर वो बाप भी है अफेक्टिव, जाके बीवी को मारता भी है, बच्चों को भी मारता है। दफ्तर आता है तो अपने सबॉर्डिनेट के साथ उसने मॉब बनाई होती है, उसके खास हरकारे उसकी पैर दबा रहे होते हैं, और बाकी के सारे काम जो लोग हैं वो उसका जहर जो है ना, उसके ताबकारी असरात भुगत रहे होते हैं, उसके मरने की दुआएं कर रहे होते हैं। लोगों को पता ही नहीं है ना इस बात का। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू एजुकेट आवर लिटिल गर्ल्स बिफोर दे गेट मैरिड कि इंसानी जिंदगी आपके थ्रू दुनिया में आने वाली है। खुदा का वास्ता है किसी और इंसान के साथ ये ज्यादती ना करना, अल्लाह ने छोड़ना नहीं है तुम्हें। हमें किसी किस्म की भी छूट नहीं है कि हमने एक और इंसान को नफ्सियाती तौर पे फालिज और मफलूज करके दुनिया में, दुनिया की स्ट्रीम में भेज दिया कि आप जो मर्जी करे, और वो ना अच्छा शोहर बन सकता है, ना अच्छा बाप बन सकता है, ना अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है, ना अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। कहीं ना कहीं पे उसने गुनाह कबीरा करने ही करने। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बहुत बड़ा मतन है इस बात का। जब मैंने आपसे कहा ना ये रेपिस्ट जो है, ये जो बच्चों को कत्ल करता है, ये जो जैनब का जो रेपिस्ट था, ये 15-20 साल लगे थे इसको रेपिस्ट बनने में। ये बहुत डीप स्टेटमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये बहुत, मैं इस वक्त मेरे अंदर आग लगी हुई है जब भी मैं देखता हूँ ना कि पाकिस्तान में शादी की तैयारी के क्या वो हैं, नुकात हैं। पता चलता है कि बच्चे को तबाह करने की एक और मशीन प्रिपेयर हो रही है। दैट्स इट। बच्चे को तबाह करने का इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, मैरिटल इंस्टीट्यूशन। नई नस्ल तबाह करने के टीके तैयार होते हैं। मैं जेवर के ऊपर और घर और गाड़ियां और पता नहीं क्या 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 ये उसे कहते हैं ना, एलिमेंट्स तैयार हो रहे होते हैं कि इनकी शादी करनी। उनके जो पोते होते हैं ना फिर, और नवासे जो होते हैं, वो उतने ही बड़े क्रिमिनल्स बनते हैं, बिकॉज दीज पीपल आर द एक्चुअल क्रिमिनल्स जो डिजर्व करते थे कि इनके साथ ये वाकया हो। मगर उन्होंने वैसे बच्चे तैयार किए कि जो बड़े होकर हिटलर बने फिर। और जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारी हिस्ट्री कम नहीं गंदी। हिटलर ने इतने बड़े क्राइम नहीं किए जितने हमने किए हैं, बाय द वे। सो अंडरस्टैंड कि एक पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी को बता सकता है, कोई इंडियन नहीं बताएगा। हम उस पर गैरत का मुकदमा कर देंगे कि चल चल साइड पे हट, हम तेरे से बेहतर हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको बता रहा हूँ, हम सबको जागने की जरूरत है। हम अगली नस्ल के अंदर सिर्फ क्रिमिनल्स पाल रहे हैं। और वो कैसे पाल रहे हैं? उनको प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, मोबाइल, आईपैड्स, एक एक साल के बच्चे को डोपामीन एडिक्ट करके उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मोरालिटी की कर्व के ऊपर आएगा। ये वो वाली नस्ल ही मोरालिटी पे ला सकी जिन्होंने कभी मोबाइल नहीं देखा, टेलीफोन नहीं देखा। तो हमारे बापे जो हैं वो क्रिमिनल्स निकल आए हैं, तो हम तो हमने गारंटी कर दी है कि हमने, हमारे बच्चे तो कभी भी जिंदगी में मोरालिटी पे नहीं आएंगे। और अगर कोई मुझे कहे ना कि यार इस तरह जनरलाइज नहीं कर देते थे, पूरे पाकिस्तान में मोमिनीन की भी लिस्ट है, तो वो बंदा जरा मुझे दिखा दे एक दफा। मैं उसे पर्सनली मिलना चाहूंगा कि जो ये वाली दिलासे देता फिर रहा है कि पाकिस्तान में मोमिनीन भी बैठे हुए हैं। वो कर क्या रहे हैं? अगर मोमिनीन बैठे हुए हैं तो इल्म क्यों नहीं फैला रहे? वो क्यों नहीं एहतजाज कर रहे इस वक्त कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गटर हमने खोल के रख दिया हुआ है, कि जिनके पास ना इस्लाम पूरी तरह आ सका, ना साइंस पूरी तरह आ सकी। वो एटलीस्ट यूरोप
नहीं मानता दीन को, ना माने, एटलीस्ट साइंस को तो मानता है। हम लोगों ने इंडिया से अपने आप को अलग किया। मैं आपको पता है कुछ दिनों पहले इंडियन मुस्लिम्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि सर आप लोग बहुत बड़े, बहुत मतलब आप लोगों पे अल्लाह का खास एहसान है। हम ना इस्लाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना ये ना वो, कोई रिलीजियस टैबू लगा हुआ है, तो कोई लिंग्विस्टिक्स का मसला हमारे साथ चला हुआ है, कोई लोकल जमात है जो हमारे खिलाफ है, तो कोई नो दे हैड अ मिलियन इश्यूज। और मैं उनकी बातें सुन के हैरान हो गया कि ये लोग हम पे रश कर रहे हैं क्या पाकिस्तान में। हालांकि इनको कहना चाहिए कि आप लोगों ने तो अपने आप को अलग भी कर लिया था, उसके बावजूद आप अपने आप को गटर से नहीं निकाल सके। हमारे पास तो रीजन है गटर में रहने की। सो दिस इज समथिंग विच इज, मतलब हमारे ऊपर ना डबल द पनिशमेंट होनी चाहिए ये पाकिस्तानियों के ऊपर, कि तुम लोगों को अलग मुल्क ला के दिया था, कि तुम चलो अपना निजाम और इंतजाम पूरा करो, एटलीस्ट अगली नस्ल को तो ठीक कर लो, पिछली नस्ल तो चलो तबाह है, हमने उससे भी गंदी नस्लें परवान चढ़ाई। मतलब आप अगर अपनी पिछली जनरेशन को देखें ना, तो दे वर वे मोर काम एंड कंपोज्ड, इवन दो दे क्रिमिनल्स, बट दे स्टिल बेटर वर्जन ऑफ क्रिमिनल्स। वी बिकेम द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। हमने तो वो वाली हदें भी क्रॉस कर दी कि जो ग्लोबल लेवल के ऊपर हमने क्राइम्स कमिट करके दिखाए, जो सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर रजिस्टर होते हैं, तो पता चलता है कि पाकिस्तान जो है अग्रेसिव बुल्स तैयार कर रहा है बस। सुसाइड के केस हमने बढ़ा दिए, चाइल्ड रेप कभी सुना नहीं था, हर तीसरे दिन 4-4 साल की बच्ची रेप करता है हमारा पाकिस्तान। तो सोच सकता था। फिर करप्शन की जो लाखों में होती थी, अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। किसी की वो, किसी सेशल्स में अकाउंट्स हैं, तो किसी के पैनामा में अकाउंट है, तो किसी के इंग्लैंड में है, तो किसी की दुबई में। कैन यू बिलीव के पाकिस्तानी इस लेवल के ऊपर करप्ट थे। इसका मतलब है हमने इतना स्टीप ग्राफ बनाया हुआ है कि नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट 10 मिलियन। मैं एक स्कूल में था लाहौर में, लाहौर में ना, तो मैं प्रोजेक्ट करने लगे थे। हमने ना एक जेल से ना एक कैदी को उठाया हुआ था और उसको स्कूल में बिठाना था असेंबली में, और कैदी का इंटरव्यू करवाना था 18-19 स्टूडेंट से, ताकि बच्चे क्राइम की तरफ ना जाए ना। हीरो समझते हैं ना क्रिमिनल्स को, ये फिल्में देख देख के। तो हमने ना उस कैदी को परफॉर्मेंस के लिए कहा हुआ था कि तूने रोना है, और आधा घंटा रो के तू बताएगा कि तू वो बड़ा स्टड था, बहुत ज्यादा तू, you were the heartthrob of all the girls, you were the guy who was carrying the drugs and addict था कोकेन का, और वेपन थे तेरे पास, और उसके बाद तू इस हीरो के इंप्रेशन को तोड़ेगा बच्चों के सामने। ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, लाहौर में हमने किया। इस्लामाबाद के स्कूल तो घबरा गए थे इस एक्सपेरिमेंट से, तो दिस कॉन्वेंट स्कूल दे एक्चुअली सेड, वी लव योर एक्सपेरिमेंटेशन साइंस, तो अब हमारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स करें बच्चों पे। सो वी डिड दैट एक्सपेरिमेंट। तो मैं उस स्कूल में बैठा था, तो मैंने कहा कि आपके स्कूल का ना जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन है ना, आपने इतने सालों से स्कूल चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे ना दीवार के पीछे तस्वीरें लगी हुई थी, इस वक्त तो जो भी हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, रहे हैं, और सो ऑन सो फोर्थ। तो मैंने कहा उनकी तस्वीर क्यों उतार दी, कहते उसके बाद उसके जो करतूत सामने आ गए। तो मैंने कहा बात सुने, आपका आपको वो उसकी बच्चे की वो प्रोफाइल पता है जब वो स्कूल में था वो कैसी थी। कहते हाँ हाँ हमारे पास रिटर्न में हमने तो लगाई हुई थी, इंतहाई माइल्ड किस्म का बच्चा था। और मैंने उनसे पूछा कि अगर आपका माइल्ड स्टूडेंट जो है, माइल्ड स्टूडेंट, वो दुनिया के सबसे बड़े करप्ट आदमियों में से एक हो सकता है, तो आपके जो इस वक्त के वाइल्ड स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, सोचा कभी आपने। ये क्योंकि हमने डोपामीन के बड़े बड़े इंजेक्शन दे दिए बच्चे को, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो बस मेरा बच्चा है। तो कभी मैंने ना अभी एक खातून के साथ ना हम स्कूल के इसमें फोकस ग्रुप कर रहे थे, तो हर एक को लगता है कि उनके घर में ना अबू बकर और अली बिन अबी तालिब पैदा होते हैं। सम हाउ इनको लगता है हमारे मोमिनीन है हमारे बच्चे बस। ये ना इसको पर्सनल बायसनेस कहते हैं। ये हर हर आदमी और हर औरत में होती है, कि वो समझता है कि मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता। तो वो एक खातून थी, वो मेरे से लड़ी जा रही थी फोकस ग्रुप में कि आप हाउ डेयर यू कॉल माई सन अ थीफ। इसमें किसी किस्म की क्रिमिनल बिहेवियरल टेंडेंसी है ही नहीं है। मैंने उसको इस तरीके से मॉनिटर किया। मैं इंग्लैंड से साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने पता नहीं आई थिंक बर्कली से की हुई, हाँ बर्कली से वो साइकोलॉजी पढ़ी 5 साल। सो आई वाज लाइक आई डोंट केयर वेयर यू वेंट, व्हाट आई वांट यू टू टेल मी इज कि आप इतनी बायस हो गई हैं कि आपने बच्चे को पूरी तरह वीटो कर दिया कि कोई गुनाह नहीं करेगा। आप अमेरिका है और आपका बच्चा इसराइल है, कि कभी कोई गुनाह नहीं करेगा। So she said, yes, my son, I can guarantee. If my son commits a crime, then you can put me in the same jail cell. और फिर मैंने अगले ही सेकंड में उनको वजह बताई, उनको स्कूल में बुलाने की। हमने कहा ये वीडियो है सीसीटीवी पे, और ये आपका बच्चा है जो प्रिंसिपल के रूम से ये चीजें चोरी कर रहा है। अब आप बताइए कौन सी जेल में जाना चाहेंगे आप। दीज पीपल आर नॉट अवेयर कि बेसिक्स के ऊपर गलतियां कर रहे हैं। बेसिक्स के ऊपर हमारी माइंड बेसिक्स पे गलतियां कर रहे हैं, और हमारे बाप भी।
और स्पेशली जो पाकिस्तानी मर्द है ना, पाकिस्तानी मर्द जो दुनिया का इस वक्त में सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना प्रोपेंसिटी टू कमिट क्राइम, वो अगर किसी मर्द में है ना तो वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मर्द में। क्योंकि जितनी इजारादारी एक बच्चे को, लड़के को दी जाती है ना पाकिस्तानी घर में, उसकी माँ उसकी नौकरानी होती है, उसकी बीवी उसकी नौकरानी होती है, उसकी बहनें उसकी नौकरानी होती हैं, उसकी बेटियां भी उसकी नौकरानी होती हैं, उसके बच्चे। पाकिस्तानी मर्द में ना एक शहजादा सलीम पैदा किया जाता है, उसको फिर नाज नखरे पाले जाते हैं, और उसके बाद उसको दुनिया के उस कारवान में ना भेज दिया जाता है। तो पाकिस्तानी मर्द जितना भी जिस लेवल पे लीडरशिप एंजॉय कर सकता है ना, दुनिया में किसी मुआशरे में कोई और आदमी इतनी ज्यादा उसके पास हैंडल नहीं होते लीडरशिप के। तो जब पाकिस्तान के बच्चे तबाह हो रहे होते हैं ना, तो हम अम्मियों को और माओ को इस तरीके से दोष नहीं दे सकते। कसूर असल में लीडर का होता है। घर का बच्चा चोरी करता है तो बाप का कसूर होता है ना। लीडरशिप का बेसिक पेडेस्टल जो है ना, जिस लेवल पे मैं बता रहा हूँ, बराक ओबामा भी इतना बड़ा लीडर नहीं है लीडरशिप के पेडेस्टल के अंदर जितना एक पाकिस्तानी शौहर है। जितनी लिबर्टी और ओपननेस इसको मिलती है ना डिसीजन लेने की, वो किसी और मैट्रिक्स में कहीं नहीं मिलती। इस लेवल का मुआशरे में हम पलते हैं। तो जब भी ये पाकिस्तान के अंदर क्राइम रेट देखा करें तो पहले पाकिस्तानी बाप को, और बाद में मतलब मुझे, और बाद में मेरी बीवी को पकड़ें। बिकॉज द लीडरशिप इज द रीजन वाई, लैक ऑफ लीडरशिप सेंस, जिसकी वजह से मैंने अपनी घर के अंदर वो मामलात नहीं सेटल किए और अपने बच्चे को एक्सेसिव डोपामीन दी, एक्सेसिव कोर्टिसोल दिया, बिल्कुल मतलब उसके सेरोटोनर्जिक चैनल्स बंद कर दिए। अब मैं केमिकल्स बोल रहा हूं तो ऑडियंस को समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ लें। खुदा का वास्ता है, अपने बच्चे का वास्ता आपको दे रहा हूँ, अपनी कौम का वास्ता बेशक आप ना लें, सेल्फिश लोग हैं हम, मगर अपने बच्चों के वास्ते तो थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ लें कि बच्चे के दिमाग में हो क्या रहा होता है जब आप उसको पाल रहे होते हैं, और फिर वो करेगा क्या। कौन गारंटी देता है? मैं कैसे गारंटी दूं कि मेरा बेटा जो है बड़े होकर रेपिस्ट नहीं बनेगा? वेयर इज द गारंटी? व्हाट एम आई डूइंग? किस तरीके से मैं, कौन सी साइंस के ऊपर, किस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू, कौन से दीन के ऊपर मैंने बच्चे के ऊपर जो है तरबियत में इंस्ट्रूमेंट्स डाले हुए हैं कि वो बच्चे बड़े होके कौन कौन से क्राइम जो है वो गारंटी के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा बड़े होके ये वाले XYZ ये वाले क्राइम नहीं करेगा, बाकी शायद कर ले। ये कौन है जो माँ बाप ऐसे कह सकते हैं? देयर इज एब्सोल्युटली nobody who can say कि yeah we can say that, you know why? Because अभी तक हजाम सर्जरी करते फिर रहे हैं, अभी तक सर्जन के पास नहीं लेके जा रहे कौन। दिस इज वाई वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन इन द स्कूल्स ऑफ द कंट्री। हमें इनविटेशन पे बुलाया जाता है स्कूल में। हम खुद बिजनेसमैन नहीं है जो जा जाके पिच करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। schools who are serious, parents who are serious, they call in for our sessions. We have more than 300 volunteers source code के अंदर जो रोज आते हैं। रोज 3 या 4 बंदे ऐसे हैं जो सोर्स कोड में एंटर होते हैं कि हमने भी एक्शन लेना है इस कॉम के बारे में। वी नीड टू लर्न, वी नीड टू एक्सपेरिमेंट, वी नीड टू क्रिएट आवर इन्फ्लुएंस एंड वी नीड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग। दिस इज व्हाट माय कंपनी इज एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मुझे पता है कि आपने इतना इंटेंस और इतने सीरियस टॉपिक के लिए नहीं मुझे बुलाया था, मगर मैं आपको बता रहा हूँ जो पाकिस्तानी इस वक्त कैजुअल हो गया हुआ ना, वो पाकिस्तानी कौम से सिंसियर ही नहीं है। जो पाकिस्तानी इस वक्त खुशी और सेलिब्रेशन की बातें कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि पाकिस्तान की एक एक गली के अंदर किस किस लेवल की आग लगी हुई है। मैं हैरान हूँ पाकिस्तान का कौन सा मर्द है जो इस वक्त नॉन सीरियस है। आफ्टर ये मोटरवे के ऊपर जो रेप हो गया 3 दिन पहले, 5 साल की बच्ची को रेप करके आग लगा दी गई है। कौन सा मर्द है जो इसके अलावा किसी और बात पे कंसर्न? किस किस्म का सेल्फिश आदमी है वो जो इस वक्त टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की बच्चियों को बचाने की मुहिम नहीं चला रहा? वो लोग अपनी बेटियों से भी सिंसियर नहीं है जो दूसरों की बेटियों को बचाने के लिए कैजुअल है। सो आई नीड यू टू अंडरस्टैंड। आप मुझसे जब भी बात करेंगे मैं आपसे जैनब की बात करूंगा। जब तक मैं गारंटी नहीं दे सकता कि जैनब बचा ली हमने, तब तक मैं जैनब को बचाता रहूंगा। वी नीड टू फिक्स आवर चिल्ड्रन। ये जैनब बाय द वे कसूर में जो बच्ची हमने पूरे पाकिस्तानियों ने मिल के उसके साथ जो करवाया ना, यहाँ पूरी कौम का कसूर होता है, ये एक बंदे का नहीं होता। बहरहाल, आई नीड यू टू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस आई टेक दिस साइकोलॉजी स्पेशली ऑफ द मदर एंड द फादर, कि अगली जनरेशन में कोई जैनब ना रेप हो जाए, कोई बच्ची कत्ल ना हो जाए। बस ये गारंटी हम अगर हम इस कौम से दिलवा देना, तो बेशक करप्शन करवा दें यार, बेशक राशि निकाल दें, मगर
मेरी बच्चियां जो है ना वो कौम की, वो बचा लें। पहले पहले एक वक्त में एक ही चीज की जा सकती है ना, तो सबसे पहले फोकस करें कि अपने बेटों को रेपिस्ट होने से तो बचाएं। इस लेवल पे आग लगी हुई है, मतलब मेरे बेडरूम में आग लगी हुई और मैं ड्राइंग रूम में जाके फर्नीचर तो नहीं खरीद सकता ना नया। पहले उस आग को तो बुझाएं ना, जिस लेवल पे हम चले गए हैं। आई एग्जैक्टली अपोलोजाइज हमें फॉर पहले। आप अगला सवाल जी, पूछे, मैं एक ही सवाल में आप आपको जरा मैंने थोड़ा रेस्ट मतलब करें, इतनी देर में मैं बोल अगला मैच नहीं। ऑब्वियसली आपसे बात करने का मकसद ही यही था साहिल भाई कि एक सवाल में आप काफी सारी चीजों को जो कवर करें, और ताकि मेरी भी रहनुमाई हो और हमारे जो देखने वाले हैं उनकी भी रहनुमाई हो सके और कुछ ना कुछ सीखें। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडिक्शन के हवाले से जी हाँ, करें जरूर। कि एडिक्शन है क्या, कितनी कितनी तरह की एडिक्शन होती हैं। एडिक्शन सिर्फ एक तरह की होती है, और एडिक्शन सिर्फ और सिर्फ डोपामीन के केमिकल के जो सेंटर्स होते हैं ना, जो प्याले होते हैं जिसमें डोपामीन में जाना होता है, उन प्यालों के बढ़ जाने को, साइज को बढ़ जाने को एडिक्शन कहते हैं। एक माइन्यूट केस आया हुआ है, एक मतलब एक्सेप्शनल केस होता है कि एक और केमिकल होता है, उसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, उसका सेंटर भी इलास्टिसिटी की जो है ना, वो वो भी मतलब नेकी करने की भी एडिक्शन हो सकती है आपको, बस ये मैं आपको बताऊं। मगर उसकी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और हमारा दीन भी इसी तरह ही बताता है कि नेकी रोज रीसेट हो जाती है, दोबारा से करनी पड़ेगी। मगर बुराई की एडिक्शन तो है, ये दीन ने भी बता दिया हमें। हमें तो मैं तमाम तर साइंस को अपनी थियोलॉजिकल बेस के साथ पहले टैली करता हूँ, बाद में साइंस की थ्योरी को मानता हूँ। मैं इतना कोई ब्लाइंड साइंटिस्ट नहीं हूँ। सो जो एडिक्शन है ना, वो बेसिकली डोपामीन के सेंटर्स के साइज के बढ़ जाने को कहते हैं। आप किसी दिन हम सिर्फ अगर सिर्फ डोपामीन के ऊपर पावर पॉइंट की स्लाइड के साथ मैं आपको सेशन करूं, तो हर बंदे को एटलीस्ट इतनी समझ आ जाएगी कि वो कर क्या रहा है और कितना एडिक्ट बना रहा है, कितना बड़ा एडिक्ट बना रहा है अपने बच्चों का। आसान करके बता देता हूँ। एक चर्स के जो सिगरेट होता है ना, जो पाकिस्तान में मिलती है चर्स, उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किए इसलिए बता रहा हूँ। जो चर्स का जो सिगरेट होता है, उसके जो एक कश में डोपामीन होती है ना, वो क्योंकि प्योर डोपामीन होती है, वो उतनी ही डोपामीन होती है। बच्चे, मैं जरा इसको ड्रामाई अंदाज में बताता हूँ ताकि आपको पता चले। रोड के ऊपर एक फटे पुराने कपड़ों में 15 साल से जो एक बंदा रोड के ऊपर बैठा चर्च का सिगरेट पी रहा है, और जिसके 50 गज लंबे बाल हो चुके हैं, वो आपको कहता है मुझे 50 रुपए दे दें प्लीज, और आपको पता होता नहीं ये हर वक्त चर्च पीता रहता है, तो आप उसको पैसे नहीं देते। आप उस पर रहम नहीं करते, बल्कि आप उसके लिए रहम करते हैं कि यार बेचारा किन माँ बाप का बच्चा होगा, उसके माँ बाप पे रहम आता है आपको कि इसके ये हालात हुए। अब ये किसी वजह से मैंने आपको ये ड्रामाई तश्कील की है। अब जब वो एक चर्च का सिगरेट का पहला कश लगाता ना, तो उसको जितनी डोपामीन मिलती है ना, और उसको सिर्फ डोपामीन ही मिलती है, याद रखना, चर्च में प्योर डोपामीन होती है। वो उतनी डोपामीन है कि जब आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी, हमारा बेटा अपने कमरे में बैठता है और अपने मोबाइल पे लॉग इन करता है, फेसबुक पे अपनी सेल्फी डालता है, और सेल्फी पे जब पहली लाइक आती है ना, तो उस लाइक में एग्जैक्ट उतनी डोपामीन होती है जितनी कि चर्च में बाहर उस भाईजान के सिगरेट में कश में आई थी। एग्जैक्ट। बल्कि कई दफा तो उस लाइक में ज्यादा डोपामीन होती है, कि अगर किसी लड़की ने लाइक कर दिया लड़के की सेल्फी को, उसको ज्यादा डोपामीन मिलती है। तो ये ये मैंने जान के पूरा का पूरा ये तस्वीर कशी की है, आपके सामने मंजर कशी की है, ताकि लोगों को पता चले कि जस्ट बिकॉज आपके बच्चे एसी में बैठे हुए ऊपर बेडरूम में, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें और बाहर रोड पे लेटे हुए चसी में कोई फर्क है। केमिकल वही है, केमिस्ट्री वही है, हरकत भी वही है, नुकसान भी उतना ही है। इस लेवल की एडिक्शन है। इसलिए आपके बच्चे सेल फोन को छोड़ नहीं सकते, हर वक्त सेल फोन को देखते रहते हैं कि कब कोई नया पॉपअप होगा। ये कहाँ से शुरू होती है? ये बेसिकली उससे शुरू होती है जब पहली दफा आईपैड लेके देते हैं बच्चे को हम, कि ये कलर्स की सेंस ले लेगा, नर्सरी राइम सीखेगा। यूट्यूब के चैनल जो है वो 15-15 हिट लगती हैं यूट्यूब के चैनल्स पे। कौन से चैनल्स हैं? जो छोटे टॉडलर्स के लिए बनाए गए चैनल्स, जो नर्सरी राइम्स के और कार्टून्स के। मतलब पूरी दुनिया को एडिक्ट कर दिया मैंने। ये हालात है हमारे, और यही एडिक्ट फिर बड़े हुए क्रिमिनल बनते हैं। जिस बच्चे के डोपामिन सेंटर्स डायलेटेड है, उसकी टेंडेंसी 90-10 के रेशो में है। आम बंदा इतना बड़ा क्राइम या क्रिमिनल नहीं बनेगा जितना एक डोपामिन का एडिक्ट बनेगा। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने एक साइंसदान की तरह, एक आलिम की तरह कहा है। ये आलिम का जुमला था, साइंस के आलिम का जुमला था कि ये रेपिस्ट था, ये डोपामिन से लिंक था कि नहीं था? 100% डोपामिन का एडिक्ट था।
मगर आप थोड़ी सी शायद ऑडियंस को भी सेंस आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा था कि आपने एकदम कनेक्ट कर दिया है। हालांकि इसको समझने के लिए पूरी एक साइंस चाहिए होती है, मगर आपने राइट तीर निशाने पे लगाया कि जो मोटरवे पे रेपिस्ट था ये डोपामिन का एडिक्ट था। जी हाँ, 100% डोपामिन का एडिक्ट था। सही, एग्जैक्टली पूछने का मकसद था, लेकिन वो क्योंकि जब आपने बात ही शुरुआत वहां से हुई तो जहन में फौरन वो सवाल खड़का कि यार इससे पहले कि मैं सवाल भूलूं, जहन में आया फौरन सवाल कर लूं, ताकि लोगों को पता चल सके एग्जैक्टली हम कहाँ रह रहे हैं, हम किधर हैं। हम डोपामिन विल में रह रहे हैं सर। क्योंकि क्योंकि मैं काफी और चीजों को भी आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जिसकी आपके पास काफी रिसर्च है और आपने उन चीजों पे काफी काम भी किया। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो याजूज मजूज वाला याजूज मजूज है, और उसके बाद दज्जाल के हवाले से भी मैं बात करना चाहूंगा आपसे। अगर आप मुझे पता है कि आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अगर इनको आप डिस्कस कर लें। नहीं नहीं, एक सेशन में इतनी डाइवर्सिटी मत डालें कि हम अचानक मोटरवे के रेपिस्ट की कॉज और पाकिस्तानी माँ बाप से निकल के डायरेक्ट दज्जाल के ऊपर आ जाएं। इसके लिए अलग सेशन कर लीजिएगा जरूर। मेरी जो आई थिंक इट इज गोइंग टू ऑडियंस जो है ना आपकी, उसका दिमाग है ना, उसके अंदर आपने एक एटम बम रख के ना उस पर बटन दबा दिया कि अचानक ये बात करते करते आप ये बताएं दज्जाल कहाँ से निकलेगा। तो अभी दज्जाल दज्जाल के लिए अभी जो है ना इस सेशन में बात ना करते। अभी डोपामिन पे रहे, माँ और बापों पे रहे, पाकिस्तान की कौम के हालात पे रहे। जो हालात है हमारे, क्या पता हमारे मुल्क से ही दज्जाल निकल आए। ऑक्सीटॉक्सिन के हवाले से बात कर, वो तो ऑक्सीटोसिन जो है ना इसका वो ही तो लेकर। अल्लाह ताला ने, जी हाँ, ऑक्सीटोसिन इज द केमिकल ऑफ रहम एंड सैक्रिफाइस एंड लव एंड कुर्बानी। सो वो मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी दे दूं। मेरे पास ना एक रिसर्च है जो हमारी टीम ने खुद ही की है। हमने दुनिया के ना हिस्ट्री के 100 टॉप के लीडर्स देखे जो पिछले 300 साल में गुजरे हैं, जिन्होंने वाकई में मेरे मॉडल के ऊपर ना, हमारे पास लीडरशिप की ट्रेनिंग का अपना मॉडल है, तो उसके लिए हम केस स्टडी ढूंढ रहे थे। तो हमने कहा कि वो वाले लीडर देखो जो इन पैरामीटर्स के ऊपर पूरे उतरते हैं। तो वो 100 लीडर हमने निकाले। फिर हमने वो वाले लीडर निकाले जिसको दुनिया लीडर कहती है, मगर वो बड़े क्रिमिनल्स थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल हिटलर, उसकी कौम उसको लीडर कहती थी एक वक्त में। एंड देयर सो मेनी, हमने 100 उधर के निकाले, 100 दूसरी साइड के निकाले, नो नो द बिग क्रिमिनल्स। मगर बिग क्रिमिनल होना जरूरी है, मतलब उसने करोड़ों अरबों रुपए का गबन किया, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और लाखों बंदे मारे हैं, ये मिनिमम क्राइटेरिया। मतलब मेजर क्राइम जो है ना उनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे थे, मेजर इम्पैक्ट, सॉरी, सो गुड एंड बैड। तो हमने ये बात नोट की एंड वी जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीटोसिन। कि ऑक्सीटोसिन जो है ना अल्लाह ताला ने औरत को फैक्ट्री बना के दिया है। औरत जो है ना, औरत जात, ये ऑक्सीटोसिन की फैक्ट्री है लिटरली। आदमियों के अंदर ऑक्सीटोसिन 3% होता है इन कंपैरिजन टू द वुमन। आई हैव जस्ट लॉस्ट योर पिक्चर। आपको आवाज आ रही जी है जी, मेरी? मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, इधर। ओके ओके, नहीं ठीक है ठीक है, मैंने ये ना ओके वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो हमने कहाँ पे थे हम? या सो हमने फिर चेक किया कि इनके अंदर क्या चीज है जो कॉमन है। जो 100 लीडर्स है ना, जो ग्रेट पीपल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 300-400 years, और उन लोगों के अंदर क्या चीज जो है वो कॉमन है कि जो क्रिमिनल्स निकले पड़े। कैन यू बिलीव कि हमारे पास सिर्फ एक ऐसा इंडिकेटर निकल सका जो 100 की लिस्ट के ऊपर कोरिलेटिवली, मतलब स्टेटिस्टिकली हमारी क्वेश्चंस में पूरा उतर सकता था। बाकी सारे के सारे दोनों तरफ कॉमन थे। कभी कोई चीज इधर ठीक थी तो उधर गलत थी, उधर ज्यादा थी तो इधर कम थी, ऐसे। एक चीज लेकिन कॉमन थी ग्रेट लीडर्स में, जो कि मिसिंग थी क्रिमिनल्स में। अब गेस करें वो क्या थी वो चीज, सोचें जरा। क्या हो सकता? रहम। वो थी, वो ऑक्सीटोसिन थी जी। वो ऑक्सीटोसिन कैसे थी? वो हमें पता था कि उसके बचपन में उसको ऑक्सीटोसिन नहीं मिल रहा था। और वो कैसे पता चला? जो डेटा हमारे पास आ सका ना, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और ये 100 बहुत छोटा सैंपल नहीं है पिछले 400 सालों में, वो बड़ा सैंपल है। इन 100 बंदों के अंदर एक चीज कॉमन थी, जो ग्रेट लोग थे, कि इनके घर में खवातीन की तादाद ज्यादा थी और माँ का इन्फ्लुएंस रजिस्टर्ड था, माँ और बहनों का। और जो क्रिमिनल्स थे उनके घर में खवातीन की तादाद जीरो और मिनिमल थी, और अगर थी भी तो
वो कोई बीवी थी या बेटी थी, माँ या बहन नहीं थी बड़ी। सो परवरिश में औरत का जो था ना अमल दरामद, वो बहुत कम था। सो जिन लोगों के घरों में बचपन में खवातीन का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है ना, छोटे टॉडलर्स को, वो उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का सेंटर बड़ा होता है। जिनके अंदर जो सिंगल फादर्स पालते हैं अपने बच्चों को, जिन जो जो मतलब खवातीन नहीं होती इनके घरों में, उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का सेंटर भी छोटा होता है। दिमाग के अंदर एक वाहिद केमिकल ऑक्सीटोसिन का एक ही सेंटर है, बाकी हर केमिकल के 5, 7, 11, 3, एक के तो 18 हैं, अलग अलग सेंटर्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन वाहिद केमिकल है, इसका एक ही सेंटर है। तो ये इतनी बड़ी चीज है कि अगर खातून को पता चल जाए ना, एक औरत को, कि अल्लाह ने कितनी बड़ी पावर दी हुई है कि अगर वो नहीं होगी तो रहम खत्म हो जाएगा दुनिया से, उसके बच्चों से रहम खत्म हो जाएगा, उसके बच्चे सेल्फिश हो जाएंगे, उसके। अच्छा, इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये दिस इज ऑल्सो अ गेम चेंजर। हमारे पास डेटा है इस वक्त, जो कि more than 1200 women who had kids who were handicapped, मफलूज घर में, जो ऑटिज्म का बच्चा पैदा हो गया या डाउन सिंड्रोम से पैदा हो गया या कोई और पोलियो का शिकार था, whatever, और किसी भी किस्म का मसला था उसको जो बहुत डिसेबल कर रहा था बच्चे को, उन औरतों को जिनकी मतलब वो वाली माएँ जिनके बच्चे मफलूज थे, उनको कंपेयर किया गया उन माओं के साथ जिनके बच्चे नॉर्मल थे, 1200 के सैंपल के साथ। और ये एक दफा स्टडी नहीं हुई बाय द वे, ये कई दफा स्टडी हुई है। और हर दफा यही रिजल्ट आया कि जो माएँ जिनके बच्चे मफलूज थे, वो उन माओं की निस्बत जिनके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल थे, कई गुना, मुझे नंबर एग्जैक्ट नहीं याद मगर 80s में है, वो 80s में इतनी हाई परसेंटेज है, कई गुना ज्यादा सेहतमंद थी। उनको कोई बीमारी नहीं लग रही थी, उनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे, उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। और वो वाली माएँ जिनके बच्चे नॉर्मल थे, उनको बीमारियां लग रही थी, उनको एलिमेंट्स थी, उनको यहाँ तक कि कैंसर सबसे ज्यादा हुआ हुआ था उनको। फिर उनको जो बोन मैरो इश्यूज थे, आर्थराइटिस था उनको, फाइब्रोमाइल्जिया था, सो मेनी इश्यूज वर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दोज वुमेन। सो इसका मतलब क्या था कि वो वाली औरतें कैसे हेल्थी हैं जिनके घर मफलूज बच्चे पैदा होते हैं या कोई और मसला होता है, वो वाली औरतें क्यों प्रोन टू इलनेस होती हैं जिनके बच्चे नॉर्मल होते हैं? सिर्फ इसलिए कि जब एक औरत अपने बच्चे की 100% नर्सिंग कर रही होती है ना, क्योंकि मफलूज बच्चे की तो मजबूरी है, उसको 100% नर्सिंग मिल, वो नर्सिंग करते करते उसकी केमिस्ट्री खुद हेल्थी हो रही थी माँ की। देखिए अल्लाह ताला का क्या खूबसूरत निजाम है कि बीमार की जो अयादत करता है उसको शफा मिल रही होती है। और ये तो फुल टाइम नर्सें हैं, ये वाली माएँ, अल्लाह इनको और तकवीत दे और ताकत दे, जिनके घर में फ्लूज या कोई मर्ज वाला बच्चा पैदा होता है। तो मैं अपने दोस्त से ये बात कर रहा था, वो साइकाइट्रिस्ट है मेरी कंपनी में, यानी से देखो अल्लाह ताला ना बीमारों के लिए सेहतमंद और सेहतमंदों के लिए बीमार जो के ना निजाम करके बैठा है ना, ऐसे नौजुबिल्ला नॉर्मल बच्चा हो तो बीमार हो जाए, ये हमारी है। हालांकि वो वाली खवातीन भी ऑक्सीटोसिन एंजॉय कर सकती थी, मगर ज़ाहिर है वो बच्चा काबू में नहीं लेके आती, बच्चा मोबाइल में या दोस्तों में मशगूल रहता है या जो भी करता है। इफ शी वॉज ट्रीटिंग द चाइल्ड इन द फर्स्ट 7-8 years एज अ नर्स, तो वो भी उसी तरीके से अपनी हेल्थ एंजॉय कर रही होती। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड, ऑफ ऑल द women who do not bear children, they have they have way more tendency to go ill, to fall ill and seriously ill। उनकी और बड़ी एलिमेंट्स होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते। और हम ये सोचते हैं कि वो इसी वजह से नहीं हुए थे बच्चे, बिकॉज उसकी केमिस्ट्री खराब थी, मगर नो, दैट्स नॉट द केस। उसकी केमिस्ट्री बाद में खराब हुई है, बिकॉज एक सर्टन एज तक अगर आप ऑक्सीटोसिन नहीं रेगुलेट कर रहे अपने जिस्म में, तो आपकी हीलिंग कैपेसिटी खत्म होना शुरू हो गई, आपका इम्यून सिस्टम डाउन होना शुरू हो गया। सो दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग दिस केमिकल इज, अदर देन द लीडरशिप ऑफ के इसार कुर्बानी करने वाला बंदा हो। सो दीज आर द टू केमिकल्स जो आपको, अब मैंने ऑक्सीटोसिन को तो थोड़ी सी डिटेल में बता दी है, डोपामिन की मैं खास डिटेल में नहीं गया कि वो कैसे बनता है, कहाँ से आता है, उसके 5 सेंटर हैं, पांचों के पांचों सेंटर अलग अलग काम करते हैं। क्योंकि मैं ये बगैर विजुअल्स की ना ये बात समझ नहीं आएगी लोगों को। ये कहने में और लेक्चर सुनने में आसान है, मैंने इसीलिए खाली मकसद और फलसफा बताया आपको कि बच्चों को रहम के ऊपर पालेंगे तो आप भी सेहतमंद रहेंगे, बच्चा भी और दुनिया भी फायदा होगा। बच्चे को सेल्फिशनेस पे पालेंगे कि मेरा घर बच जाए, अपनी फैमिली की फिक्र करें बेटा, आप आज दुनिया की खैर है, तो बच्चे फिर करप्ट ही निकलेंगे। वो अब्दुल सत्तार ईदी कहते थे ना, मेरी माँ मुझे 2 आने देती थी,
कहती थी एक आना तेरे लिए और एक किसी को देने के लिए। तो ऐसी माएँ जो है अब्दुल एक किसी और। सत्तार ईदी पालती हैं। हमारी जैसी माएँ नहीं है जिनको 2 आने देती हैं, कहती हैं बेटा 4 करके लाने हैं, और जब 4 करके ले आता है बेटा तो कहते हैं ये बिल गेट्स बनेगा बड़े होके। ठीक है, ये जो फलसफा है ना, ये सेल्फिशनेस का फलसफा है। ये इस तरह की जो है ना, माएँ और बाप जो है, दोनों बाप भी, स्पेशली बाप, ये क्रिमिनल्स बनाते हैं, जो बच्चों को देने की बजाय लेने वाला बना रहे हैं। ये ऑक्सीटोसिन की कमी है ना। मैंने आपसे कहा ना, वो 100 बंदों में ऑक्सीटोसिन था जो दुनिया के लिए लीडरशिप करके आए। आप निकाल के देखें कोई ऐसा लीडर, और उसके ऊपर देखें वो औरत का इन्फ्लुएंस हो या ना हो। सोचें जरा, आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। खवातीन इतनी बड़ी एजेंसी हैं इस रहम के केमिकल की, अगर वो जान के करे तो, नहीं करने वाली तो फिर नहीं करे। सो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। सही। अच्छा, एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने सवाल किया है जो हम पहले बात कर रहे थे उसको, सर एक्सप्लेन वेल बट सर क्वेश्चन इज दैट इट हैपेंड ओनली इन पाकिस्तान, इज इट नॉट हैपन इन एनी अदर कंट्रीज? क्या पूछ रहे हो? इस किस कॉन्टेक्स्ट में? हैपेंस व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान? जो हम जब हम अपना पूरी डिटेल, इससे पहला वाला जो हमारा पोर्शन था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो उस हवाले से उन्होंने सवाल किया है, डोपामाइन के हवाले से मेरे ख्याल से, कि और नहीं ये नहीं जो सर, सारे डोपामीन वाकयात होते हैं मैंने सिर्फ आपसे कहा पाकिस्तान ना, में होते हैं या डोपामीन और मुल्क में? की पूरी दुनिया के सर, हम पाकिस्तान को तो मैं इसलिए दोष दे रहा हूँ कि हमने तो अपनी मर्जी से मुल्क बनाया हुआ है ना। हमने तो कहा था कि भाई इधर इंतजाम एग्जैक्टली। करेंगे, कोई कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करेंगे। डोपामीन का पूरी दुनिया से फ्लो आ रहा है, खाली हमारे पाकिस्तान से नहीं हो रहा। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ना, यूट्यूब पे जो बच्चों की जो वो वीडियोस हैं, कार्टून्स जो हैं, वो 5-5 10-10 बिलियन की हिट्स में लगते हैं। वो पाकिस्तानी थोड़ी लगाते हैं, वो पूरी दुनिया से लगते हैं। इसका मतलब है हर बच्चे को हम डोपामीन में डुबकी दे चुके हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ अगली पूरी नस्ल तबाह हो रही है। और सिर्फ वही बचा सकेगा कि जिसने पूरी नस्ल का, मतलब इंसानी बनी नो इंसान का जो जिम्मा ले रहा होगा, वही अपने बच्चों को बचा सकता है। जो सिर्फ अपने बच्चे बचाने लगा है वो तो है ही डोपामीन का एडिक्ट। डोपामीन बाय द वे वाहिद केमिकल है जो सेल्फिशनेस के बेस के ऊपर बना हुआ है। डोपामीन किसी और को अवार्ड मिलने पे, अपने बेटे को भी अवार्ड मिलने पे आपको डोपामीन नहीं मिलती। जो चीज आपको मिलती है उससे डोपामीन मिलती है। ये तहरीक का केमिकल है ना, आपको ही टांगे और हाथ चलाने के लिए। सो बहुत गौर से सुनिएगा, दुनिया में जितनी भी सेल्फिशनेस है वो डोपामीन की वजह से है। क्योंकि केमिस्ट्री है उसकी, हम ये बात प्रूवन है, नजर आ गई हुई है। ये हमारा, ये कोई तुक्का नहीं है साइंस का। ये मिलियंस ऑफ टेस्ट के बाद, जैसे आपके जिस्म में कितने दिल हैं कैसे पता है? साइंस ने बताया ना। आप तो नहीं खोल के देखते रोज कि मेरे जिस्म में कितने दिल हैं। साइंस ने बताया एक ही दिल है भाई आपके जिस्म में। अब मान लिया, बिल्कुल उसी तरीके से वसूख से डोपामीन के फंक्शन हमें पता है कि दिमाग कितना है, गुर्दे कितने हैं। किसी के 3 गुर्दे तो नहीं होते। सो अंडरस्टैंड हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम इज, एंड दैट्स व्हाई आई वांट एवरीबॉडी टू जॉइन इन। मैं अकेले क्या कर लूंगा? मैं, हर बंदा अपने अपने सर्कल के अंदर इन्फ्लुएंस क्रिएट करना शुरू करे और इल्म देना शुरू करे, स्पेशली माओ और बापों को, कि बच्चे पालने से पहले, पैदा करने से पहले सीख लो 3-4 बड़े गुनाह हैं जो कि तुम्हारे बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। खुद तो तबाह होंगे ही होंगे, दुनिया को भी तबाह करेंगे। और सिर्फ एक तरीका है दुनिया में अपने बच्चे बचाने का, कि अगर आपके बच्चे इसलिए तैयार हो रहे हैं कि वो दुनिया को बचा सकें, तब वो अपने आप को बचा सकेंगे। वरना सेल्फिश बंदा अपनी बीवी को भी खा जाएगा, अपने बच्चों को भी खा जाएगा। आपको पता है ये मिलीनियल्स की जो बहुत बड़ी केस स्टडी इस वक्त सामने आ गई ना, मिलीनियल्स अब बड़े हो गए ना। आप, मेरा ख्याल है मिलीनियल ही है, मतलब जो 1990 के बाद पैदा हुए ना, उनकी आप केस स्टडी आई है कि वो अपने बच्चों को भी, बच्चों से एलर्जिक हैं। ये वाहिद माँ बाप निकले हैं जो अपने बच्चे एलर्जिक हैं। और कोरोना में उन लोगों की चीखें निकल गई थी कि या अल्लाह मुझसे अपने बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। ये वो माँ बाप हैं कि जो अपने बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में फेंक के आते हैं कि खुदा का वास्ता है इसको मेरे से दूर करो। ये डोपामीन करवाती है और कुछ नहीं करवाती। ये डोपामीन की सेल्फिशनेस है जो आपके सेल्स के अंदर ना एटॉमिक रिएक्टर क्रिएट करती है। ऐसी माएँ कभी लाइफ में हजरत आदम ये की नस्लें नहीं देखी थी। जो आजकल की माएँ जो कहती हैं बच्चे को 2 साल में ही प्ले ग्रुप में डाल दो, खुदा का वास्ता है इसको मेरे पास से दूर करो। मतलब बहुत पुरानी इंडियन फिल्मों में ना विलन ऐसी बातें करती होती थी औरत, वो सौतेली माँ के तौर पे आती थी। आजकल पाकिस्तान की सगी माएँ ऐसी बातें करती हैं। अच्छा, एक एक हमारे एक और व्यूअर है उसामा शाही, वो कह रहे हैं हाउ यूथ कैन ज्वाइन योर कॉज
if someone wants to volunteer? Sir, we only take volunteers. We do not put proposals and contract letters just to anybody. हम ऑफर लेटर उसी को देते हैं कि जो वॉलंटरली काम करके हमें सबूत दे रहा हो कि हाँ यार वो दुनिया में रेज द स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग की मुहिम को समझ गया है. So to answer your question, how can anyone join my company and my cause? अपने अपने इलाके में. वो सरगोदा में रहता है तो सरगोदा में, उसको लाहौर का टारगेट नहीं मिल रहा. अगर वो लाहौर में है तो लाहौर में, अगर वो तुर्की में है तो तुर्की में, अगर ब्राजील में है तो ब्राजील में, इंडिया में है तो इंडिया में. अपने अपने सर्कल के अंदर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना शुरू करें. अपनी अपनी लीडरशिप को टेस्ट, अपना लोहा मनवाना पड़ेगा. इफ यू कैन नॉट प्रूव इट टू योरसेल्फ, यू कैन नॉट प्रूव इट टू मी. सो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करें. माओ और बापों को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में इकट्ठा करें और लोगों से बातचीत शुरू करें. दावत का पैगाम शुरू करें कि भाई अब ये वक्त आ गया, आप हजाम से सर्जरी नहीं करवाएंगे, आप सर्जन से ही सर्जरी करवाएंगे हम. अब ये क्राइम जो है ना, ये आपके बच्चों के थ्रू बहुत प्रोबेबिलिस्टिक हो चुके हैं. पहले वो वाले क्राइम को सोचते भी नहीं थे लोग, जो आजकल रोज नाश्ते में कर लेते हैं. तो वो कहाँ से आए हैं? वो हम लोगों की तरफ से आ रहे हैं. सो अपने अपने इलाके में जियोग्राफिकली एंड डेमोग्राफिकली आपने वो नंबर्स अचीव करने हैं. आपके यूट्यूब चैनल पे, आपके सोशल मीडिया पे, आपके पर्सनल फिजिकल चैनल पे, आपकी कॉन्फ्रेंसिस में, आपके आपके सेशंस के अंदर लोगों की तादाद हो जिसमें आप लोगों का जिम्मा ले रहे हो. मैं आपको अपने लाहौर का या अपने इस्लामाबाद का जिम्मा तो नहीं दूंगा. आप इंडिया में कहीं रहते हैं, मैं आपको क्यों जिम्मा दूंगा इधर? आपने अपने अपने इलाके का जिम्मा लेना है. मैंने आपसे कहा, जो बंदा बनी नो इंसानी का जिम्मा ले रहा है वो अपने आप को बचा सकता है, अपने घर को. वरना सेल्फिश लोग किसी को नहीं बचाते होते, वो सिर्फ अपनी अपनी जान की बात करते हैं. सो एनीवन कैन जॉइन माय कॉज. अंडरस्टैंड व्हाट माय कॉज इज. माय कॉज इज कि इंसान जो है वो अपने सोच के म्यार को ऊपर ले जाए और हर काम शऊर की बिना पे करे, रादर देन दस्तूर की बिना पे. दस्तूर की बिना पे काम खत्म, शऊर की बिना पे काम शुरू. इस तरीके से काम होगा, वरना सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी. और किसी एक बंदे को भी छोड़ दिया हमने तो उसका बच्चा हमारे तमाम बच्चों के लिए काफी है बर्बादी करने के. एक हिटलर काफी होता है पूरी दुनिया को आग लगाने के लिए. सो हमें मोमिनीन नहीं बनाने, हमने मुजरिमीन भी बचाने हैं. सही. बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने आखिर में कि हमने सिर्फ मोमिनीन नहीं बनाना, मुजरमीन को भी बचाना है और उनको राह रास्त पे लेकर आना है. बहुत शुक्रिया आपका साहिल भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे और आप मेरे शो में तशरीफ लेकर आए. बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का, कुछ नया जानने का मौका मिला. अल्लाह ताला हम सबको आसानियां दे और हमारे शऊर को बुलंद करे. मैं जाते जाते एक बात बताऊं कि मेरी एक यहूदी स्कॉलर के साथ ना, मेरे यहूदियों के साथ बहुत ज्यादा वो हैं, मेरे स्कूल के टीचर्स रहे. तो उन्होंने कहा कि पता है अहले यहूद को अल्लाह ने तरक्की क्यों दी है? मैंने कहा क्यों? कहते बिकॉज हमारे हर यहूदी बच्चे को बचपन से एक दुआ सिखाई जाती है. कहते कि या अल्लाह हमारे शऊर में पुख्तगी लेके आ. वो हिब्रू में करते हैं. एंड आई सेड सर आपको इतना ही नहीं पता कि हमारे बच्चे को भी यही दुआ सिखाई जाती है. हम रब्बी जितनी इल्मा ही बोलते हैं, मगर वो अलग बात है, हमने छोड़ दी है. सिखाई हमें भी जाती है. और जिस कौम के बच्चों ने रब्बी जितनी इल्मा शुरू कर दिया ना, वो शऊर की सतह पे आ जाएंगे. हम ये रब्बी जितनी रिज्का के दवाएं जो है ना वो लगाए होते हैं, हजार हजार तस्बीहें कर देते हैं कि पैसे बढ़ जाएं. अगर इल्म की तस्बीह शुरू कर दी ना हमारे बच्चों ने, हमारी माओ ने स्पेशली और हमारे बापों ने, तो हमें फिर ये नवाज शरीफ इमरान खान की लड़ाई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे बच्चे खुद संभाल लेंगे कौम को इंशाल्लाह. अभी हम बहुत बहुत बुराई की तरफ गामजन हैं. उठना बेहद जरूरी है. अगली जैनब से पहले पहले जैनब को बचा लें. बस बस ये जाते हुए मैसेज दें सबको. बहुत शुक्रिया आपका. आज का सेशन यहीं पे इख्तिताम करेंगे इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें. और आखिर में मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज तमाम अपने शोज के आखिर में देता हूँ, मैं आज भी दूंगा. ऐसे तमाम अफराद जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी अनकरीब शादियां होनी है, बराह करम शादी से पहले अपना और अपने लाइफ पार्टनर का थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि आज एक छोटी सी एहतियात आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकती है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान.